नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट 175 है और 175 में हमें 2 वर्कशीट आज हमें मिली हैं। तो पहली वर्कशीट होगी हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। चलिए देखते हैं और करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, ये हमें बोलकर पढ़नी है। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। तो ये कुछ पंक्तियां थी, हमने पढ़ी हैं। बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते पढ़ते आप कहीं पर थोड़ा रुके, कहीं ज्यादा रुके और कहीं कहीं तो आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए विराम चिन्हों के कारण हुआ है। यानी कि जैसे हम विराम चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे, अब इन वाक्यों में अगर हम देखें तो एक चिन्ह ये रहा और उसके बाद ये पूर्ण विराम है, यहाँ हम रुक गए थे। फिर एक चिन्ह ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, एक ये रहा हम यहाँ रुक गए थे, यहाँ रुके थे, यहाँ रुकना हुआ, यहाँ थोड़ा सा रुके कोमा लगा हुआ है, यहाँ ज्यादा रुके हैं और यहाँ ज्यादा रुके हैं। जहां विराम चिन्ह नहीं है वहां हम बिना रुके लगातार पढ़ते चले गए। तो एक बार इन विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह, जिसको ऐसे लगाया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है, ताकि हम वाक्य पूरा पढ़कर ही रुक जाएं। उदाहरण कैसे? जैसे 2 शेर राजम पर झपटे थे, इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया ताकि हम रुकने के लिए संकेत दे सके कि हाँ, इसके बाद हमें रुकना है। 2 शेर राजम पर झपटे थे। अगला चिन्ह देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या फिर प्रश्न लिखते समय किया जाता है। जैसे उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमने यहां लगाया क्योंकि हमने एक तरीके से प्रश्न पूछा है। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, विराम का मतलब होता है रुकना, यानी कि थोड़ा सा रुकने के लिए जो चिन्ह है उसको हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। उसका प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है, यानी कि पूर्ण विराम जैसे कि ये रहा वाक्य के अंत में, इसमें हम ज्यादा रुकते हैं और अल्प विराम में हमें थोड़ा सा ही रुकना होता है। उदाहरण देखते हैं। बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो इलायची और लौंग बोलते समय हम बीच में थोड़ा सा रुके हैं अल्प विराम के कारण। अगला चिन्ह देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको ऐसे लगाया जाता है। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। तो ओ दादी, इसमें राजम के भाव को दिखाने के लिए यहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वहां कौन कौन सा विराम चिन्ह लगाए। अब क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो चलिए हाव भाव के साथ और अल्प विराम या पूर्ण विराम को देखते हुए हमें वाक्य पे विराम चिन्ह लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। तो यहां हम पूर्ण विराम लगाएंगे क्योंकि हमारा वाक्य खत्म हो गया है। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। फिर यहां पूर्ण विराम लगाएंगे। जानती हो, यहां हम अल्प विराम लगाएंगे। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, यहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहां प्रश्न पूछा है। सारे नंबर मिलते होंगे ना, सारे नंबर मिलते होंगे, यहां हम भाव को दिखाने के लिए विस्मयादिबोधक लगा देंगे, है ना। और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि दादी पूछ रही है, दादी ने पूछा, यहां पूर्ण विराम लगा देंगे। अरे नहीं उसे, अरे नहीं, यहां भी भाव दिखा रहा है तो ये यहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं और यहां पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से बोलकर पढ़िए और पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए।
वाक्य देखते हैं, बस काफी है दादी, ये किसने कहा और किससे कहा और क्यों कहा। अब हम जानते हैं बस काफी है दादी, ये किसने कहा था? स्वामीनाथन ने अपनी दादी को कहा था। किससे कहा था? दादी को। और क्यों कहा था यह हम पाठ में पढ़ चुके हैं, तो आप इसका उत्तर खुद भी लिखेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। सच बड़ा बहादुर लड़का है, ये भी किसने कहा था? दादी ने कहा था। किससे कहा था? स्वामीनाथन से। क्यों कहा था ये भी आप बताएंगे। और इसके साथ साथ पृष्ठ संख्या 110 पर प्रश्न संख्या 4 आपको करना है। इसके अलावा हमारी दूसरी वर्कशीट भी है आज, ईवीएस की वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 175 बी है। चलिए इसको भी करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों आज हम जानेंगे कि सभी जानवरों की सोने की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ जानवर दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। आज हम यह भी पढ़ेंगे कि सभी पक्षियों की आंखें एक जगह नहीं होती। कुछ पक्षियों की आंखें हमारी तरह सामने की तरफ होती हैं और कुछ पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो आइए ऐसे जानवर और पक्षियों के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए जानवर या पक्षियों को साथ में दिए गए मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करके कॉपी में लिखना है। यानी कि इन पंक्षियों में से, इन पक्षी या फिर पशुओं में से हमें, जानवरों में से हमें ऐसे जानवर बताने हैं, दिन में जागने वाले जानवर, उनके नाम लिखने हैं। तो दिन में जागने वाले जानवर कौन हो सकते हैं? बंदर हो गया, खरगोश हो गया, हिरण हो गया, और हम लिख सकते हैं डॉल्फिन। यहां हम दिन में जागने वाले जानवरों के नाम लिख सकते हैं। तो बंदर, खरगोश और डॉल्फिन, और उसके साथ साथ हिरण। आगे चलते हैं, रात में जागने वाले जानवर कौन कौन से हैं? रात में जागने वाले जानवर हो गया चमगादड़, लोमड़ी, उल्लू और डॉल्फिन। डॉल्फिन को हमने दोनों में क्यों डाला है? क्योंकि डॉल्फिन दोनों ही समय एक्टिव रहती है, दिन में भी और रात में भी, थोड़ा थोड़ा समय सोती है। अगला देखते हैं, पक्षी जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। अब सामने की तरफ आंखें वाले कौन से पक्षी हैं? एक पक्षी हम देख रहे हैं गिद्ध, इसकी आंखें सामने होती हैं। उल्लू की आंखें सामने होती हैं। अब पक्षी बोले हैं तो खाली पक्षी लिखेंगे। अगला पक्षी जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। सिर के दोनों तरफ आंख वाला पक्षी कौन सा हो गया? कौवा हो गया और तोता हो गया। ये दोनों तरफ आंख वाले पक्षी हो गए हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्या आप जानते हो कुछ जानवरों को अवैध रूप से उनके शरीर के अंगों के लिए मारा जाता है? यही कारण है कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई सारे जानवरों की गिनती कम होती जा रही है, जिनके लुप्त होने का खतरा बन गया है। अब हमें जानवरों को लुप्त होने से बचाना होता है, क्योंकि हमारी प्रकृति में सभी जानवर, सभी पक्षी और हम साथ मिलकर रहते हैं, संतुलन बना रहता है। अगर कोई भी चीज एक जगह से हिल जाती है, उसका फर्क सब पे पड़ता है। अगर कोई जानवर बिल्कुल ही विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसका फर्क हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हमारी प्रकृति का संतुलन खराब हो जाएगा, जिससे हमारा रहना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम सब जानवरों को, पक्षियों को बचा के रखते हैं। तो हमारे देश की सरकार इन जानवरों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा प्रदान करती है। इन सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। इन नेशनल पार्क को इसलिए बनाया गया है ताकि उनमें रहने वाले जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके और उनका शिकार रोका जा सके। तो नीचे दिए गए नेशनल पार्कों का संबंधित राज्यों से मिलान करें। तो हमें ये बताना है, हमारे जो देश की सरकार है वहां पर हमने अलग अलग राज्यों में नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। हमें ये बताना है कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये है हमारा उत्तराखंड में, नैनीताल के पास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो यहाँ हम 1 नंबर लिख देंगे। ये 1 नंबर वाला जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है। दूसरा नंबर देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, ये है हमारा मध्य प्रदेश में, तो इस पे हम 2 नंबर डालेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा आसाम में, तो इस पे डालेंगे हम 3 नंबर। बांदीपुर नेशनल पार्क है हमारा कर्नाटका में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। और सुंदरबन नेशनल पार्क है हमारा पश्चिम बंगाल में, ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर।
चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से पता लगाइए कि कौन से जानवर को उनके किस अंग के लिए अवैध रूप से मारा जाता है। यानी कि कौन से जानवर को मारा जाता है और किस अंग के लिए मारा जाता है। जैसे सूंड का मैं राजा हूं, दांतों के लिए मारा जाता हूं। अब हाथी के दांत निकाले जाते हैं हाथी को मारकर, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा हाथी। प्रश्न 2 देखते हैं। एक सींग के लिए जाना जाता, उसी सींग के लिए मारा जाता। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं राइनोसेरोस, और हिंदी में हम इसका नाम लिख सकते हैं गैंडा। तो गैंडे को एक सींग के लिए मारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी खुशबू के कारण जाना जाता हूं, उसी खुशबू के लिए मारा जाता हूं। तो एक हिरण होता है जिसकी खुशबू फैलती है, और उस हिरण को कहते हैं हम कस्तूरी हिरण। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा कस्तूरी हिरण। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे जंगल में शान से रहता हूं, पर अपनी खाल के कारण जान को देता हूं। तो इसका उत्तर है हमारा तेंदुआ। तेंदुए की खाल के लिए तेंदुए को मारा जाता है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा हमारा हाथी, दूसरा हो जाएगा गेंडा, तीसरा हो जाएगा कस्तूरी हिरण, और चौथा हो जाएगा तेंदुआ। इसके साथ साथ आपको अभ्यास पुस्तिका करनी है पृष्ठ संख्या 6, 7, 8 और 9 को। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।